वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। टॉपर्स क्लब आइस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक जो इम्पोर्टेंट तथ्य था शिक्षा के बारे में विस्तार से बताया था। आज हम लोग उसी तथ्य के आगे बात करते हैं और देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान का डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हुआ, कौन से सेंचुरी में हुआ, कौन कौन से इसके प्रोपोनेंट थे, तो उसके और कौन कौन सी इसकी डिफिनीशन है जिन जिन साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने तरीके से उसको डिफाइन करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान मतलब पहले हमने बताया था मनोविज्ञान क्या है, अब उसके बारे में शिक्षा बताया। अब दोनों को कोरिलेट करके हम बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वास्तविक रूप में है क्या और किन किन राइटरों ने अपनी परिभाषा के माध्यम से उसको जस्टिफाई किया कि वास्तविक रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ यही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बात करते हैं शिक्षा की मनोवैज्ञानिक पद्धति का आरंभ। अगर हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका आरंभ किन किन शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने किया, तो उसमें सबसे पहले जो लोग तीन लोग आते हैं तो उनके नाम है पेस्टालोजी, हर्बर्ट और फ्रोबेल। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान को की मनोवैज्ञानिक पद्धति के बारे में या उसको लाने के बारे में, उसके स्वरूप को जन्म देने के बारे में अगर हम बात करते हैं तो तीन प्रमुख जो उसके प्रोपोनेंट हैं उसमें है पेस्टालोजी, हर्बर्ट और फ्रोबेल के फलस्वरूप हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि जो तीन प्रमुख प्रोपोनेंट हैं उन्हीं के माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान का एक वास्तविक स्वरूप प्रदान हुआ। इसके बाद में देखते हैं स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या बताया। शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु के समय से माना जा सकता है, पर शिक्षा मनोविज्ञान के विकास की उत्पत्ति यूरोप में पेस्टालोजी, हर्बर्ट और फ्रोबेल के कार्यों से हुई, जिन्होंने शिक्षा को मनोविज्ञान बनाने का प्रयास किया। मतलब स्किनर महोदय ने लिखा कि जो अरस्तु थे, अरस्तु के टाइम से ही शिक्षा मनोविज्ञान की बात होना प्रारंभ हो रही थी। लेकिन क्या था, उस समय जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो स्टडी थी वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत की जा रही थी, क्योंकि अरस्तु ने जो दर्शन शास्त्र है उनको फादर माना जाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो अरिस्टोटल है उन्होंने बताया है कि जो शिक्षा है वो आत्मा का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। उनकी जो प्रमुख पहले डिफिनेशन जो 16वीं सेंचुरी ने उन्होंने डिफाइन की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की डेवलपिंग स्टेज है 16वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गई थी। लेकिन उसकी जो वास्तविक स्वरूप देने की बात करते हैं तो उसमें पेस्टालोजी, हर्बर्ट और फ्रोबेल के कार्यों से हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शिक्षा का जो वास्तविक स्वरूप की बात अगर आती है तो किसने प्रदान किया, तो उसमें आप हमेशा याद रखिए पेस्टालोजी, हर्बर्ट और फ्रोबेल ने शिक्षा के वास्तविक स्वरूप की गणना की। कब से इसकी स्टार्टिंग होने लगी थी, तो इसकी स्टार्टिंग अरस्तु के टाइम से होने लगी थी और ये पहले स्टडीज की दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन। शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात करने वाले प्रकृतिवादी रूसो थे। मतलब जो एक रूसो व्यवहारवादी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन के उनको सूत्रपात माना जाता था। इसके बाद में हम बात करते हैं मॉन्टेसरी ने मनोविज्ञान की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा, शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक वह जानता है कि वो कैसे पढ़ाया जाए। मतलब इन्होंने अपने परिभाषा में ये बताने की कोशिश की कि मनोविज्ञान का अगर हम दो शब्द में बांटे, मनो और विज्ञान। विज्ञान का मतलब ही होता है कि किसी भी तथ्य को सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से उसका विश्लेषण या वर्गीकरण करना और उन्हीं के द्वारा हम अपनी लर्निंग को प्रभावी बना सके। तो मॉन्टेसरी जो एक पद्धति आई थी तो फ्रोबेल की पद्धति थी, फ्रोबेल ने भी उसी पद्धति में बताया था जो बच्चे का जो पढ़ाने का हमारा तरीका होना चाहिए वो स्टेप टू स्टेप होना चाहिए और वैज्ञानिक पद्धति पर निर्भर होना चाहिए। तो उन्होंने भी अपनी परिभाषा में वही जस्टिफाई करने की कोशिश की। इसके बाद में हम देखते हैं कि मनोविज्ञान को बहुत सारे जो वहाँ पे उस समय अमेरिका में बहुत सारी समितियाँ थी, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के ग्रुप थे, उन लोगों ने अपने अपने जो मनोविज्ञान था उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी
स्कूलों में गए, यूनिवर्सिटीज में गए। उसके बाद में उन्होंने 2 समितियों का गठन किया। 1940 में अमेरिकी वैज्ञानिक समिति के नाम से एक बनाई गई, जिसमें बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे उनको मनोविज्ञान के बारे में, दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स थे या जो पब्लिक मास के लोग थे उनके बारे में बताने की कोशिश की गई कि मनोविज्ञान एक इंडिपेंडेंट विज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम बालक के जो सर्वांगीण विकास होते हैं या उस मनुष्य के व्यवहार के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में 1947 में शिक्षा के विद्यालय अध्यापकों के राष्ट्रीय समाज ने, मतलब ये वहाँ की 2 समितियाँ थी जो इंटेलेक्चुअल क्लास माना जाता था, उन 2 इंटेलेक्चुअल क्लास ने 1940 में और 1947 में शिक्षा मनोविज्ञान को आगे बढ़ाने के कार्यों में पूरी तरीके से अपना जिम्मा लिया और उसको एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया। ठीक है, इसके बाद में इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान का विकास 20वीं शताब्दी से स्वतंत्र विज्ञान के रूप में हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान एक अपने इंडिपेंडेंट विज्ञान के रूप में पहचान बना पाई। ठीक है, कब से इसकी स्टार्टिंग हुई थी? 16वीं शताब्दी से हम स्टार्टिंग मानते हैं। उसके जब शिक्षा को आत्मा का विज्ञान कहा गया, वहीं से शिक्षा मनोविज्ञान की हम गणना शुरू करते हैं और 20वीं सेंचुरी में, मॉडर्न सेंचुरी में मनोविज्ञान को एक इंडिपेंडेंट विज्ञान का दर्जा मिला। इसके बाद में देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के विकास की बात करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमने डेवलपमेंट के बारे में बता ही दिया कि कब से स्टार्ट हुई, कहाँ स्टार्ट हुई और कौन कौन सी समितियों ने इसमें भाग लिया था। और आज के समय में शिक्षा मनोविज्ञान अपने एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल स्वरूप में मौजूद है। तो उसके बाद में हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दी है इसमें है कि कॉल्सरिंग ने बोला है कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधानों का प्रयोग है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान में क्या हो गया, पहले क्या होता था, उसमें आत्मा को, मन को, चेतना को मनोविज्ञान की संज्ञा दी जाती थी। अब उसका स्वरूप बदल के हो गया कि शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांतों और अनुसंधानों का प्रयोग से जोड़ा जाता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है कि अनुसंधान सिद्धांत के द्वारा ही किसी भी चीज को हम जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, ये किसने बताया? कॉल्सन ने बताया। इसके बाद में देखिए शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ये J.L. स्टीफन ने बोला है कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षणिक विकास का क्रमागत रूप है, क्योंकि उसमें शिक्षा मनोविज्ञान में जब हम पढ़ते हैं तो विकास के जो आयाम पढ़ते हैं उसमें बालक के जो शिक्षा की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें एज वाइज उसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जब एज वाइज बालक पढ़ेगा, पहले हम ABCD पढ़ते हैं, फिर लेटर्स पढ़ते हैं, फिर वर्ड्स पढ़ते हैं, फिर सिंटैक्स पढ़ते हैं, फिर सिमेंटिक्स पढ़ते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं हम एक स्टेप टू स्टेप चढ़ते हैं, तो उसी स्टेप टू स्टेप चढ़ने को हम क्रमागत अध्ययन की संज्ञा देते हैं। इसके बाद में देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंधानों की शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव तथा प्राणियों से संबंधित हो। ये किसने बताया? स्किनर ने बताया। शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंधानों की शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव तथा प्राणियों से संबंधित हैं। तो इसमें भी वही जस्टिफाई हो रहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है मानव या प्राणियों से, उनके विकास से संबंधित जो भी तथ्य होते हैं, जो भी एक इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब जो होता है कि जो जिस परिवेश में बालक रहता है, और चाहे वो स्कूल का परिवेश हो चाहे वो घर का परिवेश हो, दोनों ही परिवेशों में जब बच्चा अपने डेवलपिंग के लिए कुछ सीखता है, एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से, प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स के माध्यम से, उन सभी सेट ऑफ माध्यम को हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत काउंट करते हैं। इसके बाद में देखिए शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन में व्याख्या करता है, क्योंकि शिक्षा कभी ना समाप्त होने वाली एक क्रिया है। व्यक्ति बचपन से लेकर अपनी उम्र के लास्ट पड़ाव तक सीखता ही रहता है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल, दोनों ही तरीके से व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ। अगर व्यक्ति कहीं ना कहीं संप्रेषण करता है, किसी सोसाइटी में रहता है, किसी कम्युनिकेट करता है, या आजकल जो विजुअलाइजेशन हो गया, चाहे टीवी के माध्यम से हो चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, हम हर आयामों के माध्यम से सीखते ही रहते हैं, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो इम्प्लीमेंट की जो स्वरूप हमको दिखाई देता है वही शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक स्वरूप होता है। ये किसने परिभाषा की? ये क्रो एंड क्रो ने डिफाइन किया। इसके बाद में देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा की
मनोविज्ञान पहलुओं के वैज्ञानिक खोज के विशेष रूप से संबंधित है। ये किसने परिभाषित किया? स्वरे और टिलफोर्ड ने परिभाषित किया। पहले क्या था, शिक्षा मनोविज्ञान को एक जनरल जो टर्म थे आत्मा, मन, और उससे लगाया जाता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की जो कोई भी स्टेप होता है उसको हम वैज्ञानिक खोज से लगाते हैं। वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, कि जब तक हम किसी भी चीज को वैज्ञानिक तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पा सकते तब तक हम उसको शिक्षा मनोविज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एजुकेशनल सिचुएशन। ये किसने परिभाषा बताई? एजुकेशन ने बोला है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो ह्यूमन बिहेवियर के एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट के रूप में उसको जस्टिफाई करता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं। तो दोस्तों आज हमने अपने लेक्चर में आपको 2 स्लाइड के माध्यम की शिक्षा मनोविज्ञान की डेवलपिंग और शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है उसके बारे में विस्तार से बताया, और आपको मे भी सारा क्लियर हो गया होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का विकास किन किन लोगों के माध्यम से हुआ, और शिक्षा का जो वास्तविक स्वरूप है या जो शिक्षा मनोविज्ञान हम कहें कि जो उसका वास्तविक स्वरूप निकल के आया वो अनुसंधान और सिद्धांतों पे निकल के आया। पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान के व्यवहार के बारे में बात करते थे, क्रिया के बारे में बात करते थे, मन के बारे में बात करते थे, लेकिन अब शिक्षा मनोविज्ञान की वास्तविक स्वरूप है उसमें हम देखते हैं कि अनुसंधान और सिद्धांतों के बारे में बात करने लगे, और उसका एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से ज्ञान को ही शिक्षा मनोविज्ञान की संज्ञा देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने देखा कि शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या डिफरेंस है, और शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, जो मेन फैक्ट्स हैं, उसका डेवलपमेंट 20वीं शताब्दी में हम मानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का पूर्ण रूप से अस्तित्व में अगर आया है तो 20वीं शताब्दी में आया है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का डेवलपमेंट और शिक्षा मनोविज्ञान परिभाषा के बारे में कन्फर्म हो गया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें ताकि आपको जो मेरे वीडियो और हों वो और प्रभावी तरीके से आपके सामने रख सकूं। तो दोस्तों आप मेरे कोचिंग के चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ में अगर ऑनलाइन ऑफलाइन अगर आप दोनों मोड से टीचिंग ग्रहण करना चाहते हैं तो मेरे संस्थान के कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं और अपनी क्लासेस के बारे में वहाँ क्वेरीज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।